हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। और आज हम अपना एक नया पेपर लेंगे। TSSB PRT पार्ट 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें साइकोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ। तो इसमें हम 11/11/2019 का पेपर जो है ऑलरेडी मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ओनली फॉर पार्ट बी। ये मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर 5 पार्ट्स को देख सकते हैं। ये हमारा 6th पार्ट है और इसमें हम एक नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जो है 11/11/2018 का। अब देखो, एक दिन में ना 3 शिफ्ट्स में पेपर हुए हैं, तो ये इस डेट का बीच वाली शिफ्ट का पेपर है जो 12:30 से आई थिंक 2:30 बजे तक वाली शिफ्ट थी, उसका पेपर है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है मॉर्निंग का अलग हो, इवनिंग का अलग हो, लेकिन जो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है मैं उनको पहले कंप्लीट करा रही हूँ। तो चलिए बिना देरी के अगले हम 20 क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। ये सीरीज आपको जब तक एग्जाम होगा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दिलाएगी, आपको क्वेश्चन से डील करना सिखाएगी, इसलिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेबुला रासा और द ब्लैंक स्लेट कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रंस माइंड वाज डेवलप्ड बाय। तबुला रासा कह लीजिए या फिर बच्चों के दिमाग को एक रिक्त स्लेट की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा विकसित की गई, ये पूछा है। अब देखो, सेम क्वेश्चन जो है MCD PRT एग्जाम जो हुआ था 2018 का, उसमें भी पूछा गया था। अब वहाँ पर ऑप्शंस अलग थे थोड़े से, कुछ एक आध सेम हो सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस अलग हैं। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर जॉन लॉक का नाम तो है ही नहीं। जो मैंने भी आपको एक वीडियो बनाई है टेबुला रासा के ऊपर, वो भी मैंने आपको दिखाई थी, और मतलब उस वीडियो में भी मैंने बताया है जॉन लॉक के बारे में कि इन्होंने कैसे टेबुला रासा टर्म के बारे में जिक्र किया है, बात की है, और उसके बाद बिहेवियर स्पेस को लिया है। लेकिन जॉन लॉक तो चलो 17th सेंचुरी के हैं, तब इन्होंने बात की थी, लेकिन 11th सेंचुरी में, ठीक है, 11th सेंचुरी में एक महान फिलोसोफर थे जिन्होंने इसके बारे में बात पहले भी की है, और वो है एविसेना। ठीक है, ड्यूई ने बात नहीं की है, पियाजे ने बात नहीं की है, वाइगोत्स्की ने बात नहीं है, क्योंकि ये सारे ही कंस्ट्रक्टिविस्ट कह सकते हैं आप इन सबको। ये सारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के करता धरता है, और इन्होंने जो है ये कहा है कि बच्चे का माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट नहीं है। तो वैसे भी आप इन सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको नहीं भी पता होता, क्योंकि डीवी पियाजे और वाइगोत्स्की बच्चे को एक्टिव मानते हैं, पैसिव नहीं मानते। जबकि जो लोग टेबुला रासा टर्म को बताते हैं वो लोग ये कहते हैं कि बच्चे का माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट है, मतलब बच्चे के अंदर कोई भी इनबॉर्न कैपेबिलिटी नहीं होती है। ये मानते हैं कि जन्म से लेकर कुछ उनके अंदर नहीं होता है, आप जो उनको एनवायरमेंट में देंगे बस उसी के अनुसार वो ढलते चले जाते हैं। तो एविसेना ने 11th सेंचुरी में अपनी टेबुला रासा टर्म को डिफाइन किया था, इसको डेवलप किया था कि इसका मतलब है कि बच्चों के दिमाग जो है ब्लैंक स्लेट की तरह है, जिस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें जॉन लॉक का नाम भी आपको याद रखना है, ऑप्शन में जॉन लॉक आए तो उस पर भी, दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे, एविसेना आएगा या फिर जॉन लॉक, या फिर टेबुला रासा की मेरी एक वो टर्म देख लेना आप लोग, उसमें भी मैंने बात की हुई है, एरिस्टोटल ने भी इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड प्लेइंग विद लेगो ब्लॉक्स ट्राइज वेरियस कॉम्बिनेशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट्स एन इंजन, व्हाट मेथड इज द चाइल्ड यूजिंग। तो देखिए, लेगो ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो ब्लॉक्स नहीं आते हैं प्लास्टिक के, कलरफुल होते हैं। ठीक है, उन ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के आपको कुछ ना कुछ बनाना होता है, चाहे आप ट्रेन बना दे, चाहे आप कोई टॉय बना दिए, चाहे आप 1 2 3 अल्फाबेट्स बना ले, इस तरह के ब्लॉक्स जिनके साथ बच्चे खेलते हैं, बेसिकली उन ब्लॉक्स की बात है। तो बच्चों ने इंजन बना दिया, तो आप बताइए कि बच्चे ने कौन से मेथड का यूज किया है। उसने कंडीशनिंग का यूज किया है, क्लासिकल, ऑपरेंट। देखो, जैसे ऑप्शन थे मैंने एज इट इज वही ऑप्शंस लिखे हैं। यहाँ पे क्लासिकल का मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग है, और ऑपरेंट का मतलब यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग है, यानी कि शास्त्रीय और क्रिया प्रसूत अनुकूलन की बात हो रही है यहाँ पर। और लास्ट में है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि ब्लॉक्स के साथ जब हम खेल रहे होते हैं ना, तो ब्लॉक्स को किस तरह से ऐड करना है आप बार बार ट्राई करते हैं। आप ट्राई करके अगर सफल नहीं होते हैं आप फिर से ट्राई करते हैं। ब्लॉक्स का गेम इस तरह का होता है। तो यहाँ पर ट्रायल एंड एरर जो है वो क्लियरली आंसर होगा। कंडीशनिंग, क्लासिकल, ऑपरेंट, ये सारे ही कंडीशनिंग है, सारे ऑप्शन इनको नहीं देने चाहिए थे। अगर आपको ट्रायल एंड एरर नहीं भी लगता तो भी आप इन तीनों में से क्या चुनते, ये भी कंडीशनिंग है, इसका मतलब यहाँ पर क्लासिकल, ऑपरेंट भी तो आ सकती है। तो खैर जो भी है, लेकिन आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड एंड प्ले बेस्ड अप्रोचेज इन लर्निंग। देखिए, प्रोजेक्ट मेथड होता है, किलपैट्रिक ने जो इसके बारे में काफ़ी बात की है। प्ले मेथड होता है जो मतलब खेल खेल में आप बच्चों को सिखा सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट के थ्रू सिखा सकते हैं। तो ये बेसिकली किस तरह से हेल्प करती हैं नहीं करती हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन है। तो दे इम्प्रूव चिल्ड्रंस इंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, वो बच्चे की व्यस्तता और प्रेरणा में सुधार करती हैं।
बच्चे की एबिलिटी और उनकी जो सेल्फ डायरेक्शन की वो होती है, आत्मनिर्देशितता की जो चीज़ होती है उनके अंदर, उसको बाधित करती हैं। उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या इश्यूज को बढ़ा देती हैं, मतलब व्यवहार के मुद्दे को बढ़ा देती हैं। हैम्पर चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी, या बच्चों की क्रिएटिविटी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो हैम्पर तो बिल्कुल भी नहीं करती, हम सबको पता है। इंक्रीज बिहेवियरल इशू, यहाँ पे बिहेवियरल इशू बेसिकली नेगेटिव फॉर्म में ही है, जैसे कि लड़ाई हो जाना बच्चों के बीच में, ठीक है, एग्रेसिव हो जाना, उस तरह की। तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा कि बच्चों को इंगेज करती हैं और उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है द प्राइमेसी ऑफ एनसीएफ इन करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म इज। तो जो एनसीएफ है यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005 को ही मानकर चलिए आप, वो बेसिकली उसकी प्राइमेसी क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है। अगर हम पूरे एनसीएफ का निचोड़ देखें तो क्या प्राथमिकता है ये बताना है। बच्चों के सामाजिकरण पर ध्यान देना है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देना है, बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को समावेशी बनाना है और सार्थक बनाना है, या बच्चों को पाठ्य पुस्तकों से संपूर्ण बनाना है। यानी कि आप सोशलाइजेशन पर ध्यान देंगे, बच्चों के टीचर सेंटर्ड लर्निंग पर ध्यान देंगे, या फिर करिकुलम को इंक्लूसिव और मीनिंगफुल बनाएंगे, या फिर आप टेक्स्ट बुक को बेसिकली बच्चों को उसको रटवाने में और उस चीज़ के प्रति उनको बढ़ावा देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि हमें इंक्लूसिव बनाना है, जहाँ पर बच्चे, हर तरह का बच्चा आकर पढ़ सके और उनके लिए लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल हो सके। जो करिकुलम में जितनी भी आप लर्निंग कराएंगे वो बच्चों के लिए सार्थक बने, है ना, मीनिंग हो उसका कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि आप यूजलेस चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चों को जिनका उनकी रियल लाइफ में कोई यूज़ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन ईजी है ये, लेकिन क्योंकि हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को देखना जरूरी है। व्हेन डज इफेक्टिव लर्निंग हैपन? इफेक्टिव लर्निंग कब होती है? लर्निंग इन इंडिपेंडेंट ऑफ स्टूडेंट्स रेडीनेस, कि भाई बच्चे तैयार नहीं है, आप लर्निंग करवाना चाहते हैं। किसी ट्रेडिशनल क्लासरूम में, यानी कि पारंपरिक कक्षा का एनवायरनमेंट जहाँ पर टीचर सेंटर्ड होता था, जो कि सब्जेक्ट सेंटर होता था, जहाँ पर बच्चों को कोई भी छूट नहीं थी, कम्युनिकेशन भी वन वे होता था, केवल वन वे कम्युनिकेशन था। आज के टाइम पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन में 2 वे कम्युनिकेशन है, लेकिन पहले सिर्फ 1 वे था कि बस टीचर बोलेगा बच्चे सुनेंगे। क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज नॉट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग। क्लासरूम एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है स्टूडेंट की लर्निंग पर। या व्हेन ए स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न, या फिर जब बच्चा पढ़ने को तैयार हो तभी आप उसको पढ़ा सकते हैं। तो इफेक्टिव लर्निंग कब होगी? व्हेन ए स्टूडेंट इज रेडी टू लर्न। बेसिकली यहाँ पर कॉग्निटिव मैच्योरिटी या फिर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बच्चे के अंदर आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द इंडियन सिस्टम डिफाइंस एजुकेशन एज। जो हमारा भारतीय शिक्षण प्रणाली है वो किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करती है, परिभाषित करती है, सॉरी। हम स्कूल फॉर सिटीजनशिप, एक स्कूल हो जहाँ पर सिटीजनशिप का निर्माण हो सके, नागरिकता का निर्माण हो सके। ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल इन परस्यूट ऑफ ट्रुथ, या फिर आप आत्मा, मतलब मानव की आत्मा को आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं ताकि हम सत्य की खोज कर सकें। ए मीन्स टू अर्न ए लिविंग, या फिर जीविकापार्जन के लिए एक साधन कि आप बड़े होकर अपने लिए भाई रोटी कपड़ा मकान ये सब कमा सकें। एक्वायरिंग नॉलेज, या फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। थोड़ा सा क्वाइट कंफ्यूजिंग हो सकता है ये। देखो ये तो होगा नहीं कि सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए करते हैं। देखो एजुकेशन क्या है, अगर एजुकेशन की बात करें तो ये भी फिलॉसफी से कुछ चीज़ें हमने ली हैं, और फिलॉसफी भी पॉजिटिव फिलॉसफी की बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर जैसे जॉन डेवी थे, या फिर आप कह सकते हैं जे कृष्णमूर्ति थे। बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने एजुकेशन का गोल या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में बात की है। तो बेसिकली हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या फिर गोल होता है वो होता है ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन सोल इन परस्यूट ऑफ ट्रूथ, कि हम चाहते हैं कि मानव आत्मा जो है वो उसको ट्रेन कर सके ताकि हम सत्य की खोज करें, है ना। हमारे लिए ट्रुथ जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो ट्रुथ बदलता रहता है, और इसकी खोज के लिए बच्चों को या हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए इसको खोजने के लिए। तो दिस इज इसके अंदर ही आपका नॉलेज भी इसी के अंदर आ जाएगा, एक्वायरिंग नॉलेज जो है इसी का पार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मोटिवेटिंग ए चाइल्ड इज कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, दिस मेथड इज। देखो इस टर्म के बारे में मैंने आपसे बहुत बार बात की है, संज्ञानात्मक संघर्ष, और ये आया भी हुआ है DSSB PRT के एग्जाम में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था कि जब बच्चा किसी नई चीज़ को देखता है और उसकी पहले से एक स्कीम डेवलप हो रखी है, ठीक है, उसे नई चीज़ को देखा, वो उस स्कीम में उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ यहीं से नहीं होता। अगर 2 पीयर्स हैं वो आपस में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, इसके विचार कुछ अलग हैं, इसके कुछ विचार अलग हैं, जब दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तब भी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ये पियाजे का मानना है। तो जो ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली इंक्रीज करता है आपकी लर्निंग को, आपके कंस्ट्रक्टिविज्म को इंक्रीज करता है कि आप और खोज की तरफ भागेंगे कि हाँ भाई ये मेरे दिमाग में अब थोड़ा संघर्ष पैदा हो गया और इसको शांत करने के लिए मुझे कुछ नई चीज़ खोजनी पड़ेगी, है ना। तो ये कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस मेथड को उन्होंने क्या बोला था,
कि कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से कब काम आता है, बेसिकली ये आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग करें, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए इसका। देखो स्कीमा तो होगा नहीं, स्कीमा तो जो भी हम जानते हैं वो स्कीमा है, ठीक है। स्कीमा का यूज होता है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट में, बट होगा नहीं। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन ये दोनों अडेप्टेशन के पार्ट होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब हमारे दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है ना, हम संतुलन नहीं बना पाते, असंतुलन हो जाता है, और असंतुलन होने से कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, और उसके बाद हम इक्विलिब्रियम की तरफ भागते हैं। तो अल्टीमेट एम इसका इक्विलिब्रेशन है, यानी कि आपको संतुलन की प्रक्रिया को कारगर बनाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट, रोहित क्लास सेकंड स्टूडेंट, रोहित क्लास सेकंड का स्टूडेंट है, अटेंटिवली वॉच कर रहा है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल को। ही ऑब्जर्व्स न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड एड्स देम टू एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन हिज मेमोरी। अब देखिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रहा है, उसने कुछ नई स्पीशीज देखी है ना, किसी भी एनिमल की देख सकता है, और फिर अपनी एग्जिस्टिंग ग्रुप, जो भी उसका ग्रुप उसने बनाया हुआ एनिमल्स का, उसमें ऐड करता जा रहा है। सपोज उसने उसके अंदर डॉग की इमेज है, उसके पास जो है लायन की इमेजेस हैं, उसके बाद उसके पास वाइल्ड एनिमल्स की इमेजेस हैं, जो भी हैं, ठीक है। तो उसने डॉग देखा, अब यहाँ पर कुछ दूसरे तरह का डॉग देखा, उसने इसको एडजस्टमेंट कर लिया। लायन देखा, उसने शायद लायन, वाइट लायन देखा या फिर दूसरा लायन देखा, जो भी है उसने एडजस्ट कर लिया। दूसरी स्पीशीज को देख लिया, स्पीशीज मतलब उसकी दूसरी प्रजाति को, है ना, सेम चीज होगी। तो बेसिकली यहाँ पर हमें नहीं बताया गया कि कौन सा है क्या नहीं है, बस ये बताया गया है कि एग्जिस्टिंग ग्रुप में वो ऐड करता जा रहा है। तो जब भी हम एग्जिस्टिंग ग्रुप यानी कि पहले की जो स्कीम्स है ना, जो पहले से स्कीम्स बनी हुई है, उसके अंदर जब हम एडिशन करते चले जाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। इसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण। अगर एडजस्ट नहीं करता, अगर हमें न्यू स्कीम बनानी पड़ती, तो ये बन जाता आपका अकोमोडेशन। तो अभी फिलहाल वो उसी ग्रुप में ऐड करता जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, टू डिजाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज फॉर ए क्लासरूम टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर शुड हैव ए नॉलेज ऑफ। कि आपको भाई टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ करानी है और आपको बच्चे की उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देखना है, तो ये किस तरह की साइकोलॉजी होगी? ये बिहेवियरल साइकोलॉजी होगी, ये इंडस्ट्रियल होगी, एबनॉर्मल होगी, या फिर डेवलपमेंटल होगी? तो देखिए ये जो है ये होती है विकासात्मक मनोविज्ञान, या फिर विकासमूलक मनोविज्ञान आप इसको कह सकते हैं। ये डेवलपमेंट होती है, यहाँ पर हम डेवलपमेंट का स्कोप ढूंढते हैं ना, हमारा अल्टीमेट एम है यहाँ पर कि बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट पर फोकस होता है। तो इसीलिए आप जो है बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो सब चेक करते हो। एबनॉर्मल इनके लिए नहीं होती है, इंडस्ट्रियल नहीं होती, बिहेवियरल भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टीचर सेंटर्ड क्लास। तो टीचर सेंटर्ड क्लास यानी कि शिक्षक केंद्रित जो वर्ग होती है, कक्षा होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो बताना है। टीचर लेक्चर दे रहा है, भाई लेक्चर देगा, सीधी सी बात है, सिर्फ बच्चों को दे रहा है, बच्चों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो ये तो टीचर सेंटर्ड क्लास है। लेकिन हमें नोट बताना है, तो ये तो होगी। चिल्ड्रन आर वर्किंग इन ग्रुप्स एंड डिस्कसिंग, टीचर इज डिक्टेटिंग नोट्स, टीचर नोट्स को बोल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं, टीचर एक्सप्लेन कर रहा है टेक्स्ट बुक में से। तो ए, सी और डी तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके टीचर सेंटर्ड है। लेकिन बी ऑप्शन जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, कि बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बच्चों को केंद्र में रखा गया है, टीचर को केंद्र में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन डेवलप ईगोसेंट्रिज्म सेज पियाजे, इन विच स्टेज डज दिस हैपन। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे ईगोसेंट्रिज्म डेवलप कर लेते हैं, यानी कि अहम केंद्रवाद की भावना या फिर आत्म केंद्रवाद की भावना, इसको विकसित कर लेते हैं। कौन से स्टेज पे विकसित करते हैं ये बताना है। तो फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज कंक्रीट एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 से 7 साल की उम्र जो होती है बच्चे की, उसके अंदर वो पीक पे होता है ये जो ईगोसेंट्रिज्म होता है। फिर 7 से 11 आती है आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल, वहाँ पर बच्चा जो है पर्सपेक्टिव लेना स्टार्ट कर देता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना स्टार्ट कर देता है। लेकिन प्री ऑपरेशन पे वो केवल अपने ऊपर कंसंट्रेशन होता है उसका। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अटेंशन। अटेंशन का एक्सटर्नल फैक्टर क्या होगा ये आपको बताना है, यानी कि आपका ध्यान जो है उसमें एक्सटर्नल फैक्टर इनमें से क्या होगा। मेमोरी, फॉरगेटिंग, कम्पिटिटिव स्पिरिट और इंटरेस्ट। ठीक है, आप अटेंटिव है बहुत ज़्यादा अपने एग्जाम को लेकर, आप भले ही KVS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बहुत अटेंटिव है तो मेमोरी आपकी कैसी है, आप कितना भूल रहे हैं, कितना आपका इंटरेस्ट है, वो सब आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। लेकिन बाहर से कंपटीशन जो है, मैंने कहा था ना अपनी मोटिवेशनल टॉक में कि कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है इसको हमेशा याद रखना है। आपको अपने कंपटीशन को हमेशा ध्यान में रखना है, किसी को कमज़ोर नहीं समझना है, और आप समझिए कि सब बेहतर हैं तो आपको
उससे बेहतर करना है, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ए न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट गेन्स कंट्रोल ऑफ हिज हेड इन अराउंड 2 months फॉलोड बाय अदर ऑर्गन्स। यानी कि नया बेबी है भाई, ठीक है, जो भी है, थोड़ी सी फनी पिक्चर है बट कोई बात नहीं। तो ये कह रहा है कि पहले उसके हेड पे, यानी कि यहाँ पर उसका कंट्रोल आता है 2 month में, है ना, वो हेड को ठीक। आप एक नए बच्चे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो पहले लेटा ही रहता है ना, बैठ नहीं सकता है। धीरे धीरे जब आप उसको गोदी लेना स्टार्ट करते हैं, उसका हेड जो है हिलता हिलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर कंट्रोल वो सीख जाता है हेड पर, है ना। गर्दन क्योंकि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आगे पीछे झुक जाती है, हम बहुत ध्यान भी रखते हैं बड़े, लेकिन वो सबसे पहले हेड पर कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है उसके बाकी ऑर्गन्स जो हैं, भले ही उसकी ये ट्रंक हो गई या फिर उसका नेक हो गई, इन सब पर कंट्रोल उसको आता है। धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स पे कंट्रोल आता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट का ट्रेंड है ना, 2 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक तो होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक होता है आपका सिफेलोकोडल। जनरल टू स्पेसिफिक और ग्रेजुअल ये कुछ नहीं है, ये तो प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकोडल में से कौन सा होगा बताओ। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिफेलोकोडल। यहाँ पर क्या होता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक जो है आपकी डेवलपमेंट होती है। पहले जो टॉप के पार्ट है, हेड टू टो बोलते हैं इसको बेसिकली, हेड टू टो, पहले हेड होगा, उसके बाद नीचे के पार्ट, फिर सबसे नीचे के पार्ट, इस तरह से। अगर हम प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात करें तो ये क्या होता है, ये कहता है कि डेवलपमेंट जो है वो सेंटर से आपकी बाहर की तरफ जाती है। यानी कि यहाँ पर सेंटर में है, पहले बीच की चीजें डेवलप होंगी फिर बाहर की। जैसे कि हमारा जो ये हिस्सा है स्टमक वाला, ये पूरा एरिया जो है ये पहले डेवलप होगा, हाथ और पैरों की जो मसल्स है वो बाद में डेवलप होंगी, इस तरह से। तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है जो इनवर्ड टू आउटवर्ड की तरफ जाता है, और सिफेलोकोडल इज हेड टू टो वाली डेवलपमेंट पैटर्न। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए टीचर प्रिपेयर्स हर लेसन प्लान एंड प्लान्स appropriate activities for effective teaching, but due to student distraction he fails to effectively deliver the lesson। भाई उसने बहुत ही अप्रोप्रिएट एक्टिविटी तैयार की, सब कुछ तैयार किया, लेकिन बच्चों का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए वो इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर पाई अपने लेसन को। तो यहाँ पर टीचर जो है फेल हुई है। क्यों हुई है? लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजर स्किल्स है कि वो क्लास को मैनेज नहीं कर पाई है, कंटेंट नॉलेज नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, या फिर लो सेल्फ एस्टीम यहाँ पर रह गई है। तो ये आपको बताना है। तो बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए, इसका आंसर आप बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, प्लान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चीज़ है, एग्जीक्यूट भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो इधर उधर बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई खिड़की की तरफ झाँक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पर ऑब्वियसली लैक ऑफ क्लासरूम मैनेजर स्किल्स की बात है, यानी कि टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं आ पाया है। वो कंटेंट तो ठीक है उसके पास तैयार है, उसका इंटरेस्ट भी है टीचिंग में, सेल्फ एस्टीम भी हाई होगी जब इतना प्रिपेयर करके गई है, लेकिन बात यह है कि क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं हो पाया प्रॉपर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, सॉरी इट्स बी आई थिंक, सॉरी ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी एंड इनक्विजिटिवनेस इन स्टूडेंट्स कैन बी डेवलप्ड बाय, यानी कि छात्रों में रचनात्मकता या फिर सृजनात्मकता और जिज्ञासा विकसित की जा सकती है इसके द्वारा, रोल प्ले, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन या ऑब्जर्वेशन। अब देखो भाई, यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात है, इनक्विजिटिवनेस की बात है, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। तो लेक्चर मेथड तो बिल्कुल बोरिंग होता है, आप सभी को पता है, ट्रेडिशनल है। डेमोन्स्ट्रेशन में केवल 2 बच्चे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, बाकी क्लास तो देखेगी ना। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मींस जस्ट ऑब्जर्व करना जो सामने चीजें चल रही हैं। अब बात आती है रोल प्ले की, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में एक बार एक बच्चे ने पूछा था कि रोल प्ले कैसे हो सकता है, क्रिएटिव क्यों नहीं, मतलब उसमें आप डायलॉग जस्ट रटे रटाए डायलॉग्स बोलते हो। तो बेटा ऐसा नहीं है कि हर बार रोल प्ले में आप रटे रटाए डायलॉग्स बोलते हो। हमने भी स्कूल टाइम पे प्ले किए हैं, मैंने खुद किए हैं। हम प्ले भी खुद अपना मैनेज करते थे, इधर उधर से देख के समझ के सारे अपने अपने आइडियाज मिलाते थे। अगर हम 10 लोग प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोग धीरे धीरे डायलॉग्स बनाते थे कि इस पर कॉमेडी होगी, इस पर ये होगा, हमें इसमें ये शामिल करना है। तो ऐसा नहीं है कि रोल प्ले में आप क्रिएटिविटी नहीं ला सकते हो। आप ये टीचर एक टॉपिक प्रोवाइड कर सकता है कि आपको इस टॉपिक पर रोल प्ले करना है। आप एनुअल फंक्शंस में देखो, कहीं भी देखो, बच्चे अपनी क्रिएटिविटी का यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो रटे रटाए डायलॉग्स बोलते हैं, वो खुद अपने डायलॉग्स लिखते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ह्यूमर डालते हैं उसके अंदर सेंसिटिवनेस डालते हैं, कई चीजें डालते हैं, तब जाके एक रोल प्ले तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी खूब निखर कर आती है। नेक्स्ट है, इन ए डाइवर्स क्लासरूम टीचर्स हिंडर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एक डाइवर्स क्लासरूम है, बहुत तरह के बच्चे आपकी क्लासरूम में बैठे हैं, तो यहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों की लर्निंग को हिंडर कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर बाधा डाल रहा है। तो कैसे बाधा डाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट करके बच्चों के अंदर, उनको कन्वर्जेशन टीचर्स और पीयर्स के साथ उसमें एंगेज करके, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, उनके एक्सपीरियंस शेयर करके, उनमें इक्वालिटी का वो करके।
तो देखो भाई ये तीनों चीज़ें बी सी डी तो तीनों पॉजिटिव हैं, है ना, इनसे तो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो आप यहाँ पे जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बिकम इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। बच्चे स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में क्या बन जाते हैं, यानी कि छात्र केंद्रित कक्षा है उसमें छात्र क्या बन जाते हैं, वो पैसिव बन जाते हैं, वो गैर प्रतिक्रियाशील बन जाते हैं, यानी कि अगर कुछ भी हो रहा है क्लास में तो रिएक्शन ही नहीं देंगे, ऐसे बन जाते हैं, डिपेंडेंट बन जाते हैं टीचर्स पर, या क्रिएटर ऑफ नॉलेज बन जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन जो है, या फिर इस क्लासरूम को कह लीजिए, यहाँ पर बच्चा क्रिएटिव बनता है, हम यही मानकर चलते हैं। वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू, प्ले मेथड के थ्रू और टू वे कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों के साथ जो है बच्चा क्रिएटर ऑफ नॉलेज बन जाता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पर बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर होता है, पैसिव नहीं होता है। नेक्स्ट है इन प्री प्राइमरी चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं होती है उसमें बच्चा जो है सर्वश्रेष्ठ किस माध्यम से सीखता है? ओरल ड्रिल के साथ, क्लोज रूम में, रीडिंग और राइटिंग से, और प्ले के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर नर्सरी और केजी क्लास की बात हो रही है, जो प्री प्राइमरी होती है आपकी, यानी कि फर्स्ट क्लास से पहले की क्लासेस। तो ओरल ड्रिल, क्लोज रूम, रीडिंग एंड राइटिंग, ये तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्कूल में बैठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर प्ले में आप उनको इन्वॉल्व करके काफ़ी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे द कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डिस्कशन जरूरी है। नेक्स्ट है 3 डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर, ये बताने हैं। तो देखो फिजिकल, कॉग्निटिव, साइकोसोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कोई वो नहीं होता है डोमेन, तो ये तो आप हटा ही दो। यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है एंड साइकोसोशल। साइकोसोशल में आपका इमोशनल भी आ जाएगा, सोशल भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ये थे 20 क्वेश्चंस 11/11/2018 से लिए गए पहले 20 क्वेश्चंस। आगे कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, तो उसका आपको वेट करना है जस्ट हमेशा की तरह, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। टाइम मिलते ही वीडियो नेक्स्ट बन जाएगी, आपके लिए ज़रूर आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, और अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको चैनल पसंद आया हो, इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।